नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि देहरादून से आ रही है। बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। 2016 के बाद बनी अवैध बस्तियों पर कार्रवाई चल रही है। नगर निगम और एमडीडीए की ये कार्रवाई गतिमान है। दीपनगर क्षेत्र में करीब 8 घरों पर बुलडोजर चला है। शासन और प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। लोग यहां पर शासन प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो नगर निगम और एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई है। एनजीटी का आदेश है। देहरादून में खास तौर पर जो मलिन बस्तियां हैं वहां पर अभी ये बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा दिन आज है जहां पर शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। कई लोगों का यहां तक आरोप है कि 2016 के बाद तो अतिक्रमण तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन वो इससे पहले से ही यहाँ पर बसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हैं, लेकिन शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन सरकार का कहना है कि एनजीटी का आदेश है, इसमें अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है, लोगों का क्या कुछ इस पर कहना है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, दो एनजीटी के आदेश के बाद से 2016 के बाद जो मलिन बस्तियां बनी हुई है, काठ बंगला से लेकर मोसरावाला तक, जो 13 किलोमीटर रिस्पना नदी के पास का जो एरिया है, वहां पर जो 525 घरों को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें कि 74 से अधिक जो घर हैं वो नगर निगम ने चिन्हित किए हैं और 413 से अधिक जो घर है वो एमडीडीए ने जो है वो चिन्हित किया है। इसको लेकर अब कार्यवाही चल रही है और नगर निगम की टीम लगातार जो है कार्यवाही कर रही है। बीते कल भी 27 घरों पर कार्यवाही हुई थी और आज दीपनगर क्षेत्र में 8 घरों पर जो है ये कार्यवाही हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोगों का वहां पर कहना है, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो उनके घर हैं वो 2016 के पहले के हैं, कि उनके 2014 से कोई रह रहा है, कोई 2013 से रह रहा है। हालांकि शासन प्रशासन का कहना है कि ये जो घर हैं वो वही तोड़े जा रहे हैं जो 2016 के बाद के हैं। तो यानी कि लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, पूर्व में इन्हें कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया, ना ही इन्हें सामान निकालने की परमिशन दी गई, ना सामान निकालने के लिए समय दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें समय दिया गया, लोगों ने अपना सामान निकाला, नगर निगम की टीम ने लोगों के घरों से सामान निकलवाया। तो ऐसे में अब कार्यवाही लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकारों ने इन्हें जो है राजनीतिक दलों ने बसाने का यहाँ पर काम किया है और लगातार जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। सरकार के जो लोग हैं वो ऐसा कह रहे थे, जनप्रतिनिधि ऐसा बोल रहे थे कि कोई बीच का रास्ता निकाल, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार जो है बुलडोजर की कार्यवाही जारी है। लगातार बुलडोजर जो है लोगों के जो बस्तियां हैं 2016 के बाद की, उन पर चल रहा है और लोग जो है अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है और लोगों का जो सामान है वो सड़कों पर है। किन्हीं का सामान जो है वो नदी में भी रखा हुआ है। तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि वो ऐसे में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। ऐसे में जब उन्हें बसाया गया था तो अब उन्हें जो है उजाड़ा क्यों जा रहा है, ये अपने आप में जो है वो बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा अरुण आपने कि बसाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वो इस वक्त इनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में शहर के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी के कारोबार में पार्टनरशिप के विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 2 नामी बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब कांग्रेस इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार नौकरी और भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। अब साहनी हत्याकांड के बाद सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। देखिए, बेशर्म सरकार, नकारी सरकार और भ्रष्ट सरकार, अंकिता भंडारी मर्डर केस को किस तरीके से मिसहैंडल किया ये आप सबकी जाहिर में है। उसके अलावा महिला अपराध में हम पहले नंबर में 9 हिमालय राज्यों में। उसके अलावा बिपिन रावत का केस आपके देहरादून राजधानी में, हाथी बरगला में महिला का बलात्कार, मंत्री आवास के पास उसकी बॉडी मिलना, उसके बाद ये साहनी हत्याकांड।
अपराधियों की शरण स्थली बन के रह गया है। यूपी की पुलिस आगे गोलीबारी कर जाती है, आतंकवादियों को यूपी की एसटीएफ यहाँ से पकड़ती है, तो हमारी सरकार और प्रशासन बुरी तरीके से फेल है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को चेत जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाए और पब्लिक अपने हाथों में चीज़ों को लेना शुरू कर दे तो कानून व्यवस्था भी नहीं रहेगी और आंतरिक सुरक्षा खतरे में आएगी। मेरा ये मानना है समय रहते हुए पुलिस और प्रशासन को चेतना चाहिए। जितनी तत्परता से मंत्रियों की सेवा शुश्रूषा में पुलिस और प्रशासन लगा है, अगर उतनी तत्परता से जनता की सेवा में अगर पुलिस और प्रशासन लगेगा तो निश्चित ही कुछ अच्छा होगा। लेकिन देवभूमि में ऐसा अभी वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में लग गई हैं। उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प काशीपुर मेयर की सीट रहने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी। काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी दावेदार सामने आए, लिहाजा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उषा चौधरी का टिकट कट सकता है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं क्योंकि उषा चौधरी के इलाके में पकड़ मजबूत है। पहले नगर निगम के लिए महापौर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उषा चौधरी की रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को मात दी, लेकिन समय के साथ उषा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अपना तिलस्मी जादू बरकरार रखा। अगर उषा जी पहले एक बार निर्दलीय भी जीती हैं और जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है चेयरमैनी उन्होंने जो की है वो निर्दलीय रूप से की है, उसके बाद 2 बार वो मेयर जो है भाजपा के टिकट से जीती हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मैं कांग्रेस का हूँ, वो भाजपा के हूँ, अपनी पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो निर्दलीय रूप में अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती हैं, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। 2003 में उषा ने पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जीत भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चेयरमैन चुनी गई। वर्ष 2008 के चुनाव में उषा ने भाजपा के टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी ने तब राम मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ उषा ने बगावत कर दी। चुनाव में उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा सजा। काशीपुर नगर निगम घोषित होने के बाद 2013 के चुनाव में उषा ने फिर भाजपा से मेयर पद के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी से बगावत करने के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने तब शिक्षा चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। उषा ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से पराजित कर दिया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बच पाई। 2018 में उषा चौधरी ने फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और अपने विरोधियों को बुरी तरह हराकर अपना तिलस्मी जादू बरकरार रखा और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर दिया। काशीपुर में उषा चौधरी इतनी प्रभावशाली है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उसके बावजूद वो चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पहली बात तो ये कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली है। उसके बाद में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। या फिर का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी तैयारी बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, पूरी तैयारी है और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। तो वहीं इस बार के समीकरणों पर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती है तो भाजपा को नुकसान होगा।
कांग्रेस या अन्य दलों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी है और अगर इस बार निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता में उनके पहले वाली पकड़ नहीं है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है इस समय, क्योंकि हर चीज़ का वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जब वो खड़ी होंगी निर्दलीय तो उनका पार्टी बैक सब पोजीशन जो है वो भाजपा सही नीत रही है, भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, तो भाजपा का नुकसान उनके खड़े होने से वो अधिक रहता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है और जो भी कांग्रेस हो, बाकी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं रहता। वही कांग्रेस इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतह करने की बात कह रही है। कांग्रेस युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ जिंदा हुई है और इस बार वो काशीपुर सीट पर जीत का परचम लहराएंगे। मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या न लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस काफी मजबूत है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के चेहरे सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, इस बार की सीट 100% कांग्रेस की मेयर सीट की आपका कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। बीजेपी की आपसी गुटबाजी और टिकटों को लेकर दावेदारों की कोशिश बीजेपी को काशीपुर से कमजोर करने में लगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारती या फिर किसी और पर भरोसा जताती। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन हुआ है। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि काफी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है, हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा की तैयारी पिछले साल के अनुभवों के आधार पर की जाती है, लेकिन इस साल शुरुआती दौर से ही यात्रा की अप्रत्याशित भीड़ आई थी, जिसके चलते थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं जरूर हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है और आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर देखने को मिलेगी। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि गढ़वाल रेंज के सभी जिले आपसी तालमेल साथ समय से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा विधिवत और बेहतरीन चल रही है। ये जो ट्रैफिक को शुरुआत में ज़रूर कुछ समस्या आई थी और कुछ भीड़ मतलब जो पिछले वर्षों के मुकाबले देखें तो हमारा नॉर्मली जो तैयारी रहती है वो पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर रहती है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ आई थी तो शुरू के 3-4 दिन में थोड़ी समस्या हुई थी। पर मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमारे जो जितने भी चारधाम यात्रा रूट के जो गढ़वाल रेंज के सभी जनपद हैं, आपसी तालमेल के साथ सूचनाओं के समय से आदान प्रदान के कारण हम लोगों ने जो अब स्कीम बनाई है उसकी वजह से अब वो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप इसमें निरंतर सुधार देखेंगे।
पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधि से बोला, फिर उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई, सीएम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत किमतौली रौशाल मोटर मार्ग का उद्धार नहीं हुआ और अंत में थक हार कर ग्रामीणों ने कह दिया अपना हाथ ही जगन्नाथ। अब किसी की शिकायत और सहायता की जरूरत नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। वर्षों से नेताओं ने धोखा दिया, उम्मीद थी कि इस बार कुछ होगा, लेकिन इस बार भी छोटे से बड़े नेताओं ने वोट तो ले लिए, लेकिन अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी अजीब समस्या है। इन ग्रामीणों की कैसे बताएं और किससे किस्सा सुनाएं? सुनने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। जिले के मालिक एसी वाले चैम्बर से बाहर नहीं आते हैं, फिर भी ग्रामीणों के पास विकल्प क्या है, कौन बताएगा? रोड हमको परेशानी है रे और उन जन में परेशानी है रे। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। और फिर वोट लेके चले गए, फिर उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। सरकार के दावों पर फिर उठा सवाल। वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां कहने को तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ चुका है, लेकिन सरकार का दावा सिर्फ दावा ही है। ऐसा लगता है जैसे कागजों में ही सड़क बनकर तैयार हो गई और उन्हीं कागजों के दम पर जब कभी भी मौका मिलता है तो नेताजी छाती पीटते हैं। और हमें भी इतनी परेशानी है कि कोई गिर गया, कोई डिलीवरी है, कुछ केस भी है, तो यहाँ से ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमने 3-4 गांव मिलके हम इस काम को अपने आप उठा रहे हैं और कुछ हो सकता है तो कहीं से कुछ कर सकते हैं। किमतौली रौसाल मोटर मार्ग की मांग, श्रमदान कर सड़क बना रहे गांव के लोग। दरअसल चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत किमरौली रौसाल मोटर मार्ग से फाफर बलाना बोराबुंगा डूंगरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कुछ काम पहले ही रुक गया था। कुछ काम पूर्व में विधायक निधि और ग्राम पंचायत निधि से कराया गया था, जिसकी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। अब ग्रामीणों ने बरसात से पहले स्वयं सड़क को ठीक करने का निर्णय ले लिया है। ग्राम प्रधान बोराबुंगा और प्रमुख समाजसेवी नीरज सिंह ने बताया कि जब किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से सड़क सुधारीकरण की कोई पहल नहीं की गई, तो बदहाल सड़क को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद ही सड़क सुधारीकरण का निर्णय ले लिया है। किमतौली रौसाल मोटर मार्ग से नीचे डूंगरी तक ये मोटर मार्ग जाता है, जहां अभी हमारा एक जवान भाई साहब शहीद हुआ है मातृभूमि के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक नीति से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी घटना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। बरसात में होती है सबसे ज्यादा परेशानी। जनप्रतिनिधियों ने वर्षों तक दिया है धोखा, खुद ही सब करना, सरकार का क्या काम। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात होने पर सड़क में वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है, दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ के लोग पिछले 10 दिनों से श्रमदान कर सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान नीरज सिंह ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोहरा द्वारा इस रोड के सुधारीकरण के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए जिला योजना मद से स्वीकृत कराए गए थे, जो बाद में जमीनी विवाद के कारण लैप्स हो गए। उन्होंने कहा कि जानलेवा रोड से परेशान ग्रामीणों ने खुद से सड़क ठीक करने का बीड़ा उठाया है और ग्रामीण खुद हाथों में सब्बल गेती लेकर सड़क ठीक करने में जुटे हुए हैं। ये बहुत सालों से इसमें रोड में कितने गड्ढे हो गए और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12-12 बजे डोली में उठा के 2-2 किलोमीटर पैदल गए। अब हमें पता है कि जनता कितनी परेशान है और हमें लोग जो वोट के टाइम में ही आते हैं कि रोड बना देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। अब हम ये पूरी 2 ग्राम पंचायतों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब हमें कोई कहीं से तो संभव नहीं है कि ये रोड बनेगी। और पहले भी दायरे में पहले भी बोले थे 1 करोड़ रुपये आई है और उस पैसे का भी हमें पता नहीं कि क्यों गई, वापस क्या हुआ, उसे भी हमें कोई पता नहीं हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि जनता अब हमारा सहयोग कर रही है और हम ये
अब कोई भी नहीं करेगा तो हम एक बार प्रशासन के पास भी जाएंगे और हमें कुछ मदद मिलेगी तो हम इसको थोड़ा जिस हिसाब से अभी हमें करना है, हम जो हमारी सोच है, ये जनता हमारे साथ है। अब हम अब इसी के भरोसे, अब हमें किसी का भरोसा नहीं। ग्रामीणों ने मिलकर किया सुधारीकरण का काम। शासन प्रशासन से लगा रहे गुहार, सुनो सरकार। ग्रामीणों ने सड़क को काफी हद तक ठीक कर लिया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब से इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर ग्रामीणों ने समस्याओं से अवगत कराया है, शायद इस बार जिले के मालिक मान जाएं तो गांव वालों का भला हो जाएगा। गांव के लोगों ने साफ कह दिया है कि इस बार चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं। जाहिर है नेताजी फिर से गांव में वोट मांगने तो जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार भी ग्रामीण पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सड़क के लिए जिन लोगों ने श्रमदान किया उसमें इंद्र सिंह, महेश सिंह, त्रिलोक सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, अमित सिंह, धनी सिंह, नारायण सिंह, दान सिंह, गोपाल राम, तेज सिंह, दलीप सिंह, ललित वर्मा शामिल हैं। कुल मिला के यह है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे। अब थक चुके हैं, तो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं इस कार्य को कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। तो जब मुझे आज पता चला तो मुझे भी इनके बीच में आने का मौका मिला, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और तो हम क्या कर सकते हैं। और संभवतः हम लोग, मैं जैसा कि अभी प्रधान जी कह रहे थे, इनने बताया मुझे कि इनका अगला स्टेप जो है कि शायद जिलाधिकारी महोदय से मिलने का है। संभवतः वहाँ से इनको राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, राजधानी में बैठी सरकार करती है बड़ी बड़ी बात। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वर्षों से ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। चुनाव आता है तो नेताजी से लेकर अधिकारी तक आश्वासन देकर निकल जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि गांव में झांकते तक नहीं है। मौजूदा वक्त में राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के दावों पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।